तो मैं ये बता रही थी कि जैसे ये प्रोटॉन मिथेनॉल है, उस मिथेनॉल में अलग अलग प्रोटॉन है, तो वो अलग अलग फील्ड पे एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ज्यादा शील्डेड है वो हायर फील्ड में एब्जॉर्ब करेगा, जो लेस शील्डेड है वो लोअर फील्ड में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो वो अलग अलग फील्ड में एब्जॉर्ब कर रहा है, उस एब्जॉर्ब करने के बाद वो नंबर ऑफ सिग्नल्स अलग अलग देगा, ठीक है। और जितने तरीके के प्रोटॉन होंगे उसमें, उतने तरीके के वो सिग्नल देगा। वो जो सिग्नल है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप लोग स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। तो जो लोकेशन है सिग्नल का, वो कहाँ आएगा, लेस शील्डेड आएगा कि हायर शील्डेड आएगा, वो डिपेंड करेगा। शील्डेड या डिशील्डेड बोलते हैं, लोअर फील्ड या अप फील्ड बोलते हैं। वो किस वजह से होगा, जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर शील्डेड होगा तो इसका मतलब कि वो डाउन फील्डेड होगा, और अगर अप फील्डेड है, अप फील्ड है, मतलब कि वो डी शील्डेड। तो डी शील्डेड क्या होते हैं, वो पीपीएम, अभी आप देखेंगे कि वो हायर लेवल पे होते हैं, अब उनकी पीपीएम वैल्यू ज्यादा होती है। तो जो लोकेशन है सिग्नल का, वो कहाँ कैसे है, शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन के, वो भी बताएंगे। हाँ सोनल बोलिए। मैम स्लाइड विजिबल नहीं है। स्लाइड विजिबल नहीं है? नो मैम। मैम प्लीज स्टॉप शेयर एंड देन रीशेयर, तब हो जाएगा विजिबल। ओके, अब हो रहा है? मैम स्टार्ट हो रहा है शेयर होना। यस मैम, अब विजिबल है। ओके। यस। तो मैंने पिछले स्लाइड भी आप लोग को तब नहीं दिखी होगी, अभी दिख रही है ये वाली स्लाइड, याद है? अभी जो मैंने कुछ देर पहले आप लोग से शेयर की थी, मिथेनॉल दिखाया था, ठीक है, कि मोर शील्डेड रीजन पे ये हायर फील्ड में एब्जॉर्ब कर रहा है और लेस शील्डेड में ये लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब जो शील्डेड है वो लोअर फील्ड में आते हैं, और जो सॉरी जो शील्डेड है वो हायर फील्ड में आते हैं, क्योंकि वो जो प्रोटॉन है वो हायर, उसको चाहिए ना, हायर फील्ड चाहिए जितना नॉर्मल है उससे। और जो डी शील्डेड है या लेस शील्डेड जिसको कहेंगे, वो लोअर फील्ड की तरफ है। वो जो लोअर फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा वैल्यू ऑफ पीपीएम होती है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जो सिग्नल प्रोटॉन दे रहा है, वो कितने तरीके का देगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने तरीके के प्रोटॉन। जो लोकेशन है सिग्नल की, जैसे अभी अभी आपने स्पेक्ट्रा देखा था, फिर से आपको स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी कि जो लोकेशन है सिग्नल की, वो बताएगी कि कितना शील्डेड या डी शील्डेड वो पर्टिकुलर प्रोटॉन है। अब जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी मतलब कि ऊंचाई, तो जो इंटेंसिटी है सिग्नल की, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताती है, पर्टिकुलर टाइप के कितने ज्यादा नंबर है प्रोटॉन के, उसके बारे में बताती है। और जो सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है, जो स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे एक प्रोटॉन एक ऐसे पीक आएगी, डबलेट आ सकता है, ट्रिपलेट आ सकता है। वो सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी आप प्रेजेंट में बस ये समझ लीजिए कि जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है, वो शो करेगी कि कितने नंबर ऑफ एटम उसके बगल में है, क्योंकि n+1 रूल से वो स्प्लिट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में आपने मतलब क्या क्या देखा, कि जो नंबर एनएमआर सिग्नल है, वो डिपेंड करेगा कि कितने तरीके के प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो लोकेशन है सिग्नल की, वो ये बताएगी कि वो पर्टिकुलर प्रोटॉन शील्डेड है कि डी शील्डेड है। जो इंटेंसिटी होगी सिग्नल की, वो ये बताएगी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं एक तरीके के। और सबसे लास्ट जो सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है, वो ये बताएगी कि उसके एडजेसेंट में जो कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। अभी तो जो इंटेंसिटी थी वो पर्टिकुलर प्रोटॉन कितने हैं वो बताता है, और जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है, मतलब जो एक आ रहा था दो आएगा, वो कौन बताएगा, वो उसके बगल वाले प्रोटॉन्स, मतलब वो खुद तो इंटेंसिटी बताएंगे, और जो उसका बगल वाला एनवायरमेंट होगा, वो जैसे कहते हैं ना, वो हिंदी में कहावत है कि संगत से गुण होते, बस वही है कि बगल वाला कितना सिग्नल स्प्लिटिंग शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो वो एडजेसेंट एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही स्प्लिटिंग वो शो करेगा। हाँ सोनल, आपने रेज किया है हैंड, क्या क्वेरी है बोलिए। नहीं मैम, शायद ये पहले वाला ही है। ओके।
तो NMR स्पेक्ट्रोमीटर में जैसा आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपको याद हो, एक कॉमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग ने बताया था, ठीक है, कि एक सोर्स होता है, ठीक है, फिर एक क्रूड वे में देखेंगे तो सोर्स होता है, एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है, स्पेक्ट्रम लेता है, ठीक है। अब ये जो आपका ये क्या है, ये स्पेक्ट्रोमीटर बता रहा है NMR पर्टिकुलर। तो उसमें क्या होता है, आपको मैग्नेट चाहिए, उस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये ट्यूब रखी गई है, ये जो ट्यूब है ये क्या है, इस ट्यूब में इस क्वाइल लगा हुआ है, इंडक्शन क्वाइल, ये यहाँ से डायरेक्ट जो सर्किट मिल रहा है। अब ये जो सोर्स है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का सोर्स है, फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, और जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड लगा। देखने में ये IIT कानपुर का 400 मेगाहर्ट्ज का NMR है, वहां पे अभी 700 800 मेगाहर्ट्ज का NMR आ गए, 60 मेगाहर्ट्ज NMR बहुत पहले था। तो ये जो 400 NMR दिखाया गया है मेगाहर्ट्ज का, ये कैसे दिख रहा है, अगर आपको दिखे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, इसको देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ट्यूब्स दिख रही हैं, ये देखिए, ये ट्यूब्स दिख रही है क्या, बहुत पतली पतली ट्यूब्स दिख रही हैं, एक्चुअली वो एक उसमें रखी गई हैं, ग्लास का एक होल्डर होता है, उसके अंदर एक पतली सी ट्यूब रखी जाती है, पतली सी, और उसमें कैप लगा होता है प्लास्टिक का। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो लंबा सा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये यस मैम। ये देखिए, ये मैंने एक के ऊपर ये ब्लू कलर का देखिए एक कैप है, और एक पतला सा उसमें रखा गया है, ठीक है। और इसी तरीके की देखिए वन, एक ये यहाँ पे है, दो दिख रही है पास पास में, फिर ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये क्या है, ये सब NMR ट्यूब्स है। यहाँ पे एक, क्योंकि ऑटो वो होता है, तो अब क्या होता है कि एक साथ रख दिया जाता है, और मशीन में केवल वो फटाफट करते जाता है, ये सेंट्रल फैसिलिटी में है, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। इसका बेसिक क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अभी आपने देखा, आपने ये बेसिक तो समझ गए कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया, तो इस ट्यूब के अंदर क्या है, सैंपल है। मैंने आपको क्या बताया कि जो सैंपल है वो किसी सॉल्यूशन में के फॉर्म में रखा जाता है, मतलब किसी न किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि अभी मैं आपको ऑडिबल हूँ, तो मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन वाला पूछ रही हूँ, कि मैंने पूछा कि जो सैंपल हम ले रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करने की बात कर रहे हैं, तो जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया गया, और वो डिसॉल्व किस में किया जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी किया जा सकता है, पोलर में भी किया जा सकता है। बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो ड्यूट्रेटेड यूज करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन मैं आप लोग से चाहती हूँ ये आंसर कि क्यों हम ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। कोई बताइए। शिवानी, कोई थर्ड ईयर का बच्चा प्रेजेंट नहीं है आज? मैंने NMR पढ़ाया हो जिसको। हाँ रविकांत, बताएंगे आप? नो मैम। ओके, देखिए, मैम, हाँ सो बोलिए सोना। मैम जिस सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया है उसके सिग्नल को सप्रेस करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मान लीजिए सैंपल पे हमारा हम प्रोटॉन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो सॉल्वेंट भी प्रोटॉन रखेगा, तो हमको जो सिग्नल मिलेंगे वो मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ साथ में क्या हो जाएंगे, वो सॉल्वेंट के भी प्रोटॉन आ जाएंगे, अगर सॉल्वेंट में प्रोटॉन होगा तो। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका तो जीरो होता है, I इज इक्वल टू जीरो होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल में वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, I इज इक्वल, वो जो न्यूट्रॉन है जो सॉल्वेंट का है वो क्या आता है, उसका कोई नहीं आता। फिर भी
जो पर्टिकुलर आप जब स्पेक्ट्रा देखेंगे, मैं जैसे जैसे क्लासेस होगी तो मैं आपको रियल स्पेक्ट्रा भी दिखाऊंगी। मतलब जो आप बुक्स में स्पेक्ट्रा आपको दिखाया जाएगा वो तो दिखाएगा ही, मैं एक दो अपने मॉलिक्यूल का भी जो मैंने स्पेक्ट्रा किया है वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखता है एनएमआर स्पेक्ट्रा उसका। तो वो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सॉल्वेंट की पीक भी आती है। सॉल्वेंट की पीक आने का मतलब क्या है कि उस सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रेजेंट था तभी तो पीक आई। जेओसी ने एक पर्टिकुलर अपना आर्टिकल लिखा था, तो जब इसको सॉल्व करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रा जब डील करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो ग्राफ आ रहा है जहां पे सॉल्वेंट का एक्सपेक्टेड है, बाकी सब तो ड्यूट्रेटेड ही लिया। मैंने बोला कि ड्यूट्रेटेड आप लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रोटॉन का, मान लीजिए आपने ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म लिया। ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो अगर ड्यूट्रेटेड हुआ तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला CdCl3। तो जितने भी सॉल्वेंट होते हैं ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन लिया आपने ड्यूट्रेटेड, तो वो क्या हो जाएगा C6H6 की जगह पे हो जाएगा C6D6। मीथेनॉल ड्यूट्रेटेड लिया तो वो क्या हो जाएगा CH3OH की जगह पे वहां पे D हो जाएगा। एसिटोनाइट्राइल, जितने भी सॉल्वेंट ये जो मैंने बताया ये सब कॉमन है। वाटर भी आप लेते हैं तो ड्यूट्रेटेड वाटर लेते हो, मतलब D2O लेते हो, हैवी वाटर लेते हो। तो जितने भी सॉल्वेंट आप यूज करते हो इसको एनएमआर को एनालाइज करने के लिए, वो सारे के सारे ड्यूट्रेटेड लेते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट आपने लिया उसमें परसेंटेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे CdCl3 है, उसमें 100% तो CdCl3 सॉल्वेंट में है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 1% या 0.5% हो सकता है कि उसमें CHCl3 भी हो, तो इसलिए वो CHCl3 की पीक आती, ठीक है। तो इसलिए वो जो छोटी हो सकता है, जितना कम होगा वो उतना कम पीक आएगी, इसलिए उसको क्या करते हैं जनरली इवेपोरेट कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके जब बताऊंगी तो बताती जाऊंगी। तो अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही है कि ये एक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये आपका एग्जैक्ट आईटी कानपुर में रखा हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सॉरी नॉट फोटोमीटर, इट इज स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें कि आपको मैग्नेट दिखाया गया है। वो मैग्नेट क्या कर रहा है, आपको पता है कि उस पर्टिकुलर ये जो प्रोब दिख रहा है आपको, इस प्रोब में आपका सैंपल है, इस सैंपल में आपका जो कंपाउंड है वो उसमें उसके प्रोटॉन क्या करेंगे, आपके वो स्प्लिट हो जाएंगे इस मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से, और जो स्प्लिट होकर के जितना एनर्जी गैप देंगे उससे पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी जनरेटर से दी जाएगी। तो फिर वो फ्लिप करेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन जैसे ही फ्लिप करेगा इस डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा, और फिर रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेगा वो स्पेक्ट्रा, और जो रिकॉर्ड कर लेगा आपको इस तरीके से दिखेगा। एक्चुअली ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इस तरीके का रिकॉर्डर आपको दिखा रहा है, वो एनालाइज करने के बाद आ रहा है, एनालाइजर के बाद है वो, ठीक है। एक आपका एनालाइजर भी था। होता क्या है कि जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आप देख रहे हो ये स्पेक्ट्रा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के पहले जो आपका स्पेक्ट्रा, जो आपको डेटा मिलता है वो ऐसे जिगजैग जिगजैग होता है, यू कैन नॉट रीड दैट नॉइज, यू विल फील लाइक कि जैसे ईसीजी होता है ना हार्ट का, ऐसे जिगजैग जिगजैग सा, तो वो जिगजैग जिगजैग होता है, वो आप रीड नहीं कर सकते हो। इसीलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसको इस तरीके के स्पेक्ट्रा में चेंज किया जाता है ताकि आप उसको पढ़ सको, आपके लिए रीडेबल हो, समझने लायक, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें जो स्पेक्ट्रम मिला हमको, ये जो स्पेक्ट्रम मिला वो कैसा मिला, ये आपके सामने, हम मीथेनॉल का ले रहे हैं तो हमें मीथेनॉल का मिला, ठीक है। अब ये जो मीथेनॉल का मिला, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके ओके। तो ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर एनएमआर ग्राफ है, ये देखिए आपका लेस शील्डेड लोअर फील्ड की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो आपका मोर शील्डेड है ये हायर अप फील्ड की दिखा रहा है। मतलब मैंने बोला था कि जो शील्डेड होगा वो 0 के पास होगा। ये जो आपका दिखा रहा है एक्चुअली टेट्रामेथाइलसाइलेन जो मैंने बताया था,
ये सिलिकॉन के चारों तरफ CH3 लगा हुआ है, ये 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है। तो TMS ऐड किया जाता है, जो आपने सैंपल लिया जिसमें अपना मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया, उसमें थोड़ा सा, जब आप सेंट्रल फैसिलिटी अगर है तो आप अगर किसी को दे रहे हैं तो वो उसमें TMS डालेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद डालेगा। लेकिन फॉरेन या इंडिया में भी आई डोंट नो, IITs वगैरह में भी सेंट्रल फैसिलिटी है, लेकिन कुछ आइसर हैं या कुछ IITs हैं जहाँ पे बच्चे खुद NMR करते हैं, IISc बेंगलोर में भी खुद करते हैं बच्चे। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही TMS डालते हैं। तो वो TMS जो ऑपरेट कर रहा है वो TMS डालेगा। वो क्यों TMS डालता है, ताकि जैसे कोई रेफरेंस, मान लीजिए मैंने बोला कि एक स्टूडेंट छोटा है, ठीक है, तो वो छोटा किस रेस्पेक्ट में, हो सकता है कि उससे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलर, मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने 4th स्टैंडर्ड की बात की कि 4th स्टैंडर्ड में X छोटा है, लेकिन वो जो X छोटा है वो उससे छोटे भी YZ बच्चे हो सकते हैं या उससे भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर को रेफरेंस मान लिया कि इससे छोटा है, तो हमें एक कंपेयर करने में आसानी पड़ती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टेट्रामिथाइल साइलेन को एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह लेते हैं, ताकि जो हमारे सिग्नल्स आए उनको हम ये बता पाए कि वो कितने पे आ रहे हैं, उनकी केमिकल शिफ्ट कितनी है। केमिकल शिफ्ट मींस कि वो जो सिग्नल आ रहे हैं हमारे, वो कितने शील्डेड या कितने अनडीशील्डेड है, उसको बताने के लिए हमने टेट्रामिथाइल साइलेन कंपाउंड को चूज किया। अब टेट्रामिथाइल साइलेन को क्यों चूज किया, इसलिए क्योंकि सिलिकॉन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो कार्बन 12 लगे हुए हैं ये बहुत ज्यादा शील्डेड है, बहुत ज्यादा शील्डेड, ठीक है। बहुत ज्यादा शील्डेड होने की वजह से इसका जो सिग्नल है वो 0 मान लिया। और ये जो ऑर्गेनिक प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड होते हैं TMS सिग्नल के, और ये वॉलेटाइल बहुत होता है। इसका मैं एक रीजन और बता रही हूँ TMS लेने का, कि ये बहुत वॉलेटाइल होता है। वो तुरंत अगर आप उड़ाओगे तो वो TMS अपने आप ही उड़ जाएगा, तो आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये जो टेट्रामिथाइल साइलेन के कंपेयर में जो शिफ्टिंग आ रही है, मतलब शील्डिंग आ रही है या डी शील्डिंग आ रही है उस पर्टिकुलर 0 की वजह से, जैसे आपने इस ग्राफ में देखा कि ये जो कंपाउंड है, ये जो आपका छोटा सा पीक आ रहा है एकदम राइट साइड में, ये टेट्रामिथाइल साइलेन की वजह से, और ये जो लंबी सी ऊंची सी पीक आ रही है ये मिथाइल प्रोटॉन्स है, क्योंकि ये मोर शील्डेड है और इसलिए ये हायर फील्ड पे आए। जितना जितना 0 के पास में जाएंगे, टेट्रामिथाइल साइलेन के पास में जाएंगे, आपका फील्ड बढ़ाया गया है, मतलब वो मोर शील्डेड है इसलिए उनको हायर फील्ड प्रोवाइड करी गई है फ्लिप होने के लिए। और ये जो लेस शील्डेड है वो लोअर फील्ड में, डाउन फील्ड है, उनको कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ी है फ्लिप होने के लिए। अब इसी जो शिफ्ट हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, जहां जो हमारा यहाँ पे टेट्रामिथाइल साइलेन है, उसको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जो रेशियो है शिफ्ट का TMS के कंपेयर में, डाउन फील्ड है मतलब उस तरफ कि टोटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसके कंपेयर में कितना, वही कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। और इसको डेल्टा स्केल भी कहा जाता है। तो जो सेम वैल्यू है 60 हो, 100 हो, 300 हो या 500 हो, 800 हो, कितने भी मेगा हर्ट्ज की मशीन आप लोगे, लेकिन ये जो शिफ्ट आएगा ये हमेशा सेम होगा, शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा। वही मैंने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन और डिस्पर्शन में क्या अंतर है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे, जितना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो उतना ही ज्यादा ये जो वो आई ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको A और B करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप इसको मिथाइल प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की तरीके से लीजिए कि ये जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है छोटा वाला, ये छोटा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें O पे एक प्रोटॉन लगा है। और ये अभी आप आगे देखोगे तो और भी इसमें थोड़ा सा आएगा कि ये प्रोटॉन जो है वो कभी दिखता है, किसी किसी में केस में नहीं भी दिखेगा, जो एसिडिक प्रोटॉन होते हैं उनके केस में नहीं दिखता।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये छोटा है और मिथाइल प्रोटॉन ये बड़ा क्यों आया है, क्योंकि तीन कार्बन पे 3 प्रोटॉन लगे हैं और सारे के सारे तीनों केमिकली इक्विवेलेंट है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था पिछले स्लाइड में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने पर्टिकुलर कार्बन पे लगे होते हैं वो आपकी इंटेंसिटी बताते हैं। तो क्योंकि इस जो कार्बन मिथाइल कार्बन उससे 3 प्रोटॉन है, केमिकली इक्विवेलेंट है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, इसको इंटीग्रल करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाला जाता है स्पेक्ट्रम से, वो हम धीमे धीमे सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं जो बता रही थी आपका कि अगर हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का, अभी भी मैंने आपको एक चीज कही कि केमिकल शिफ्ट चेंज नहीं होती है जब हम चाहे 60 मेगाहर्ट्ज दें, 300 दे, 100 दे, 400 दे, 800 दे, कितना भी हायर करते जाए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमारा जो डिस्पर्शन है वो बढ़ेगा, रिजोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डिस्पर्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो OH की पीक आ रही है और ये जो मिथाइल की पीक आ रही है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब आपको ज्यादा साफ साफ दिखेगा कि अच्छा ये मिथाइल का है, ये OH का है, ठीक है, ये सब दिखेगा। लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा, ये आपको एकदम नहीं दिखेगा कि अगर जो मिथाइल के प्रोटॉन है वो ट्रिपलेट आ रहे हैं, डबलेट आ रहे हैं, पेन, अब इसमें तो मैं बताऊंगी कि कब क्या आता है, ले तो वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो उसको बताने के लिए आपका क्या करना है, उसको थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चल पाएगा। n+1 रूल से उसकी स्प्लिटिंग होती है, जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो बगल वाले प्रोटॉन्स को स्प्लिट कर देते हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना कि अभी तो इंटेंसिटी बताई कि जिस पर्टिकुलर कार्बन पे जितने नंबर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। साथ ही साथ जो बगल वाले प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले प्रोटॉन को एक बढ़ा करके स्प्लिट कर देते हैं, उनके जो सिग्नल आते हैं उसको। तो उसी वजह से वो डबलेट, ट्रिपलेट, क्विंटेट, क्वार्टेट, इस सब में हेक्सेट, इस सब में चेन टूटता जाता है। ठीक है, उसको हम और आगे देखेंगे। यहाँ पे बस मैं ये बता रही थी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से ये जो स्पेक्ट्रम आया उस स्पेक्ट्रम का डिस्पर्शन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन नहीं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे कैमरा यूज करते होंगे जानते होंगे कि रिजोल्यूशन मतलब होता है कि जैसे कि जो एक बड़ी इंटेंसिटी, बड़ी लाइन दिख रही है, इस बड़ी लाइन को आप और ब्रॉडर देख सको, मतलब एक ही लाइन को आप देख सको कि वो क्या है, ट्रिपलेट है, क्विंटेट है, क्वार्टेट है, क्या है वो। ठीक है, तो जो डिस्पर्शन है वो बढ़ता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो, तो स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन इंक्रीज होता है। और अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ाते हो, एबंडेंसी बढ़ाते हो, तो ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन ग्रेटर विल बी द रिजोल्यूशन। तो अगर आपको रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो क्या करना है, ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ाना है। तो केमिकल शिफ्ट हमने पढ़ लिया, हमने डेटा स्केल देख ली। डेटा स्केल क्या आई, केमिकल शिफ्ट क्या आया कि टेट्रामिथाइल साइलेन के कंपेयर में जितनी शिफ्ट हो रही है डाउन द फील्ड, डाउन द फील्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी हमने देखा कि क्या होते हैं, जो डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं वो डाउन फील्ड जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, जीरो से और दूर जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे 0 से 1 2 3 4 5 6 जितने ज्यादा डीशील्डिंग बढ़ेगी, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे, उतना ही ज्यादा वो डाउन फील्ड जाएंगे। ठीक है, ये आपका 60 मेगाहर्ट्ज में दिखाया है और 300 मेगाहर्ट्ज में दिखाया है। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्पर्शन बढ़ेगा लेकिन रिजोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। वैल्यू केमिकल शिफ्ट की हमेशा सेम होगी। एग्जाम्पल के लिए ये कह रहे हैं कि अगर सिग्नल है प्रोटॉन का क्लोरोफॉर्म में नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी न्यूट्रॉन, वो 1456 हर्ट्ज पे आ रहा है TMS से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्पेक्ट्रोमीटर की वो 200 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 7.28 पे वो आ रहा है। जो आपको वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्ट यही मिलती है, 7.28 या 7 या 5 या 4, इस तरीके से। तो जो सिग्नल का लोकेशन है अभी भी आपने समझा,
कि शील्डिंग या डी शील्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वो डी शील्डेड की तरफ आएंगे, उनकी जो शिफ्ट वैल्यू होगी वो लार्जर होगी, और जो इफेक्ट होगा वो घटता जाएगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से आपका जो प्रोटॉन है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये जो डी शील्डिंग वाली वैल्यू है वो उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आए, तो वो क्या करेंगे, केमिकल शिफ्ट में इंक्रीज कर देंगे। उसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए कि अगर क्लोरोमीथेन्स हैं, क्लोरोमीथेन्स मतलब मीथेन, क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जिसको कहा जाता है। इसकी जो प्रोटॉन की शिफ्ट वैल्यू है, जो केवल प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा है, तो ये 0.2 पे आ रहा है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा तो ये 3 पे आ रहा है। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे तो 5.3 पे आया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मिले तो 7.2 पे। मतलब जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ेंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो टिपिकल वैल्यूज हैं और टाइप ऑफ प्रोटॉन है, इनकी वैल्यू आपकी ये दी हुई है। ठीक है, एल्केन की 0.9 पे आती है, अगर वो मिथाइल ग्रुप है, अगर वो मिथिलीन ग्रुप है, तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके इस टेबल में अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है इनके साथ बड़ी एक पेक्यूलियर चीज होती है कि इसके ऊपर और नीचे जो क्लाउड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका क्लाउड होता है। तो जो रिंग करंट एक है वो डेवलप हो जाती है। तो रिंग करंट डेवलप होने की वजह से जो जो मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से दे रहे हो, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मतलब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ये एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई जो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनकी वजह से। तो बी नॉट तो था एक अप्लाइड फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एक एडिशनल इंड्यूस्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो वो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो क्या कर रहा है, आप डायरेक्शन से देखिए वो क्या कर रहा है, वो रेनफोर्स कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। रेनफोर्स कर रहा है मतलब कि सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया है, आपके जो वैल्यू है वो डी शील्ड होती है, डाउन फील्ड में। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से विनाइल प्रोटॉन भी होते हैं। विनाइल प्रोटॉन मतलब डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड से लगा है, sp2 कार्बन से लगा होता है उसको विनाइल कहा जाता है। डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड से ग्रुप लगा है, जो प्रोटॉन्स लगे हैं, उनको विनाइल प्रोटॉन्स कहते हैं। तो उसमें भी इंड्यूस्ड फील्ड है, वो भी रेनफोर्स कर रही है एक्सटर्नल फील्ड के। लेकिन जो एसिटिलीन है उसमें जो है वो अपोज करती है, जिसकी वजह से वो शील्डेड रीजन में आ जाता है। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड देनी पड़ती है। जो एसिटिलिनिक प्रोटॉन है उसमें वो क्या कर रही है, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोज कर रही है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जा रहा है, उसको और ज्यादा फील्ड देनी पड़ती है, तो वो शील्डेड रीजन की तरह देख रहे हैं 2.5 में आ गया है। ठीक है, उसी तरीके से एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, इसमें भी जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो रेनफोर्स करती है एक्सटर्नल फील्ड को, इसलिए वो डी शील्डेड रीजन में आता है, 9-10 में आता है। अब जो ये OH और NH के सिग्नल है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। नाइट्रोजन के साथ एक पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा काम पेप्टाइड्स पे है तो मैं आपको बताऊं कि जो नाइट्रोजन जो पेप्टाइड्स के ठीक है, कौन, हाँ बोलिए सूरज। ठीक है, आज के लिए रहने देती हूँ, कुछ बच्चों ने कहा है तो आज के लिए रहने देती हूँ, ज्यादा हो जाएगा। सूरज कुछ कह रहे हैं, पूछिए बेटा क्वेरी, फिर मैं क्लास बंद करती हूँ। नो मैम। अच्छा ठीक है ओके। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आज की क्लास बस इतना ही करते हैं। होपफुली कल फिर से मैं क्लास लूंगी तो आप लोगों को ये सेंड कर दूंगी, Zoom ID वगैरह सेम रहेगी। ठीक है टाइमिंग
Thank you, ma'am. टाइमिंग मॉर्निंग वाली ही रहेगी। आज कुछ रीजन थे इसलिए थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया। टाइमिंग आपकी वही रहेगी 10 और 10:30। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटा।